नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का किस्सा का ये 12वां एपिसोड है और आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी नायिका के बारे में बात करेंगे जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। महाराष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव नया गांव में 3 जनवरी 1831 को एक दलित परिवार में हुआ था। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली शिक्षिका होने का श्रेय जाता है। उन्होंने यह अविश्वसनीय उपलब्धि तब हासिल की जब महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना तो दूर की बात थी, उनका घर से निकलना भी दूभर था। ऐसे दौर में जब शूद्र अति शूद्र वर्ग के लड़कों को पढ़ाना लिखाना गैर जरूरी समझा जाता था, उन्होंने घर घर जाकर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। चौतरफा विरोध के बावजूद वे डटी रही। इस तरह एक बड़े और युगांतरकारी आंदोलन की शुरुआत करने में पति ज्योतिराव फुले का साथ दिया था। लेकिन भारतीय समाज, खासकर महिलाओं के उत्थान की दिशा में सावित्रीबाई फुले का योगदान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। स्कूल के संचालन के अलावा ज्योतिराव फुले ने प्रसूति गृह, विधवा आश्रम, अनाथ बच्चों के लिए शिशु सदन जैसी संस्थाओं का निर्माण और संचालन भी किया था, जिसमें सावित्रीबाई फुले का अन्यतम योगदान था। प्लेग जैसी घातक महामारी के दौरान अपने प्राणों की चिंता न करते हुए भी वे मरीजों की सेवा में डटी रही और उससे जूझते हुए ही अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उनके पिता का नाम खंदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। वर्ष 1840 में 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक्टिविस्ट और समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से कर दिया गया। जिस समय सावित्रीबाई फुले की शादी हुई थी उस समय वह अनपढ़ थी। पढ़ाई में उनकी लगन देखकर ज्योतिराव फुले प्रभावित हुए और उन्होंने सावित्रीबाई को आगे पढ़ाने का मन बनाया। ज्योतिराव फुले भी शादी के दौरान कक्षा 3 में ही पढ़ रहे थे, लेकिन तमाम सामाजिक बुराइयों की परवाह किए बिना सावित्रीबाई की पढ़ाई में पूरी मदद की। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में टीचर की ट्रेनिंग ली और शिक्षक बनी और अंततः दोनों ने मिलकर 1848 में पुणे में भिड़ेवाड़ा नामक स्थान पर लड़कियों, शूद्र और अति शूद्र के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला, जहां वे दोनों शिक्षक का कार्य करते थे। इस स्कूल में सावित्रीबाई फुले प्रधानाध्यापिका थीं। ये स्कूल सभी जातियों की लड़कियों के लिए खुला था। दलित लड़कियों के लिए स्कूल जाने का ये पहला अवसर था। उस समय लड़कियों को पढ़ाना एक कट्टरपंथी विचार माना जाता था। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थीं तो लोग अक्सर उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियों को पढ़ाकर सावित्रीबाई धर्म विरुद्ध काम कर रही हैं। वह एक जोड़ी कपड़ा अपने साथ लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ से गंदे हुए कपड़े को बदल लेती थी। इतनी यातनाओं को सहन करने के बाद भी वो अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हुई और अपनी लड़ाई लड़ती रही। फुले दंपति ने देश में कुल 18 स्कूल खोले, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके योगदान को सम्मानित भी किया था। वर्ष 1852 तक फुले ने 3 स्कूल की स्थापना की थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण वर्ष 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे। स्कूल के अलावा सावित्रीबाई ने वर्ष 1852 में महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की और एक महिला सभा का आह्वान किया, जहां सभी जातियों के सदस्यों का स्वागत किया गया। साथ ही सभी से एक साथ मंच पर बैठने की अपेक्षा की गई। 1850 के दशक में फुले दंपति ने 2 शैक्षिक ट्रस्ट की शुरुआत की, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार, जिसके तहत कई स्कूल शामिल थे। वर्ष 1853 में उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु और सामाजिक मानदंडों के कारण शिशु हत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक देखभाल केंद्र खोला, जो कि बाल हत्या प्रतिबंधक गृह कहलाया, जो उनके ही घर में शुरू हुआ था। और सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए एक आश्रम भी खोला। विधवाओं के अलावा वह निराश्रित महिलाओं, बाल विधवा, बच्चियों और परिवार से त्यागी गई महिलाओं को शरण देने लगी। साथ ही साथ सावित्रीबाई आश्रम में रहने वाली हर महिला और लड़कियों को भी पढ़ाती थी। सत्य शोधक समाज द ट्रुथ सीकर सोसाइटी की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव, सावित्रीबाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा की गई थी। उन्होंने समाज में सामाजिक परिवर्तन की वकालत की तथा प्रचलित परंपराओं के खिलाफ कदम उठाया, जिनमें आर्थिक विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह शामिल हैं। साथ ही सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शिक्षा देने तथा समाज की शोषक परंपराओं से अवगत कराने के उद्देश्य से की गई थी। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का यही मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे महिलाओं और दबे कुचले वर्ग सशक्त बन सकते हैं, साथ ही समाज के अन्य वर्ग के साथ बराबरी से खड़े होने की उम्मीद भी कर सकते हैं। भारत के सामाजिक और शैक्षणिक इतिहास में महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले एक असाधारण युगल के रूप में विख्यात हैं।
वे पुरुष और महिलाओं के बीच समानता और सामाजिक न्याय के लिए एक आंदोलन का निर्माण करने हेतु आवेगपूर्ण संघर्ष में लगे हुए थे। उनके पति ज्योतिबा फुले का निधन 1890 में हुआ था, जो उस समय तक महात्मा फुले कहलाने लगे थे। तो पति के निधन के बाद सावित्रीबाई फुले ने ही उनका दाह संस्कार किया था। महात्मा फुले की मृत्यु के बाद उनके संगठन सत्य शोधक समाज का काम सावित्रीबाई फुले ने संभाल लिया और सामाजिक चेतना का काम करती रही। सावित्रीबाई फुले अच्छी कवि, लेखक, वक्ता और संपादक थी। उनका कविता संग्रह काव्य फुले 1854 में ही प्रकाशित हो चुका था। संकलन में 41 कविताएं थी। काव्य फुले मराठी में प्रकाशित किसी भारतीय महिला का संभवतः सबसे पहला कविता संग्रह था। जिन दिनों भारतीयता की खोज के नाम पर अधिकांश भारतीय लेखक किसी न किसी रूप में संस्कृत ग्रंथों की टीकाएं, उनके अनुवाद अथवा किसी न किसी रूप में उनकी पुनः प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, सावित्रीबाई फुले भारत की जनता के दुख दर्द को अभिव्यक्ति दे रही थी। 1896 में महाराष्ट्र को फिर अकाल ने घेर लिया। सावित्रीबाई अपने कार्यकर्ताओं के साथ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में जुट गईं। लेकिन इस बार अकाल अकेला नहीं था, वह प्लेग की विभीषिका भी साथ लाया था। प्रतिदिन सैकड़ों लोग प्लेग के शिकार हो रहे थे। ऐसे में जब लोग अपने परिजनों को दूर सुरक्षित स्थान पर भेज रहे थे, सावित्रीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को भी रोगियों की देखभाल के लिए बुला लिया, ये जानते हुए भी कि प्लेग महामारी है। सावित्रीबाई जी जान से मरीजों की देखभाल में जुटी हुई थी। वे मरीजों को उनके घर से स्वयं अस्पताल तक लाती थी। इस बीच उन्हें पता चला कि मुंधावा गांव के बाहर महार बस्ती में पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ा का बेटा भी महामारी से ग्रस्त है। सावित्रीबाई उनके घर पहुंच गई, लेकिन छूत के भय से कोई भी बीमार बालक के करीब जाने को तैयार न था। तब वे उस बालक को अपनी पीठ पर लाद कर अस्पताल तक ले गई। प्लेग के मरीजों के निरंतर संपर्क में रहने का दुष्प्रभाव तो उनके शरीर पर भी पड़ना ही था। अंततः 10 मार्च 1857 को जानलेवा प्लेग ने उस क्रांतिमयी, कर्मशील, ममतामयी स्त्री को हमसे छीन लिया। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आज का किस्सा आप सबों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।